नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, ये शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने की क्यों आवश्यकता हो गई? यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने शैक्षणिक उद्देश्य तो बना लिए थे, जो हमारे सामान्य लक्ष्य हैं वो शैक्षणिक उद्देश्यों के रूप में शिक्षकों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। मगर इनकी जो अस्पष्टता के कारण जब हम शिक्षण में प्रयोग में ला रहे थे तो ये अस्पष्ट थे। जो हम डिज़ायरेबल चेंजेस लाने की कोशिश करना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था। बिहेवियरल चेंजेस की बात जो कर रहे थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। तो जो यहाँ पर एक बात आई कि इन उद्देश्यों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाने की एक आवश्यकता हुई, जिसे ब्लूम्स और उनके सहयोगियों ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे मैं कहूँगी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ गए आप क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता हुई? इसके पहले हमने क्लास में शैक्षणिक लक्ष्य क्या थे, शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, उनको विस्तार से समझा था। वहाँ तो हमने उद्देश्यों का निर्माण कर लिया था, मगर अब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो टेक्सोनॉमी होती है उसका एक ये वर्गीकरण का आधार होता है। किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करना यानी क्लासिफाई करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आधार पर इन शैक्षणिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है, सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो शिक्षण के शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यानी हमने जो शिक्षण के उद्देश्य बनाए यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसे बिहेवियरल एक्सपीरियंस यानी हमारे पुस्तकीय यानी पाठ्यक्रम के द्वारा, अधिगम अनुभव के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने शिक्षण के उद्देश्य बनाए थे वो ज्ञानात्मक उद्देश्य थे, भावात्मक थे, कौशल संबंधी, रुचि संबंधी, दृष्टिकोण संबंधी, समस्या समाधान संबंधी, प्रशंसा संबंधी, बहुत सारे उद्देश्य बनाए। उसे हमने क्या किया, जो हमारे अधिगम प्रक्रिया है यानी पाठ्य पुस्तक है उसके अधिगम अनुभव द्वारा हमने क्या किया, व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश की। ये एक जो है ट्रायंगल प्रोसेस है, आपने ध्यान दिया। तो इसके द्वारा हमने शैक्षणिक उद्देश्यों का तो निर्धारण कर ही लिया था, व्यवहार में हम परिवर्तन ला ही रहे थे, मगर हमें अपेक्षित परिवर्तन नहीं मिल रहे थे। इसीलिए इन अपेक्षित परिवर्तन की बात करने के लिए यहाँ पे जो हम व्यवहार में परिवर्तन जा रहे थे वो नहीं मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे आई बात कि इन शैक्षणिक उद्देश्यों का कोई आधार होना चाहिए, जिस आधार पर हम व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब आप आए, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का भी वर्गीकरण किया गया और उनके कुछ आधार बनाए गए। तो जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर। इनके संबंधित क्रियाएं क्या होंगी, ज्ञानात्मक से जुड़ी जो संबंधित क्रियाएं, एक्टिविटी रिलेटेड टू माइंड, एक्टिविटी रिलेटेड टू हार्ट, एक्टिविटी रिलेटेड टू हैंड। यहाँ पे समझना होगा कि ये जो तीन जो क्रियाएं हैं यानी दिल, दिमाग और मस्तिष्क की बात कर दी हो गई, दिल, दिमाग और हाथ की बात कर दी गई। तो ये तीन जो आधार लिए गए, जो हम क्रियाएं करते हैं, जब हम हमारे जो मस्तिष्क में हम जब कुछ बात सोचते हैं तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे भावात्मक रूप से जब हम सोचते हैं, हमारी इमोशंस के बारे में बात की जा रही है, और फिर हम जो करते हैं क्रियात्मक पक्ष वो हाथों के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन समझने की बात कर रहे हैं और इसी के आधार पर हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और ये ब्लूम्स और उनके सहयोगी जो है उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने इस तरह से इसको आधार बना करके, वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, तो इन्हें आधार बना करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे
आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें हमने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रखे हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य तीनों की बात की जा रही है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें क्या आ जाता है? सबसे पहला हो जाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य को बीएस ब्लूम्स ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? जो बीएस ब्लूम्स थे, उन्होंने 1956 में अपने सहयोगियों के साथ जो शिकागो यूनिवर्सिटी में एक ज्ञानात्मक पक्ष ने मस्तिष्क को ध्यान में रख करके एक सीक्वेंस का निर्माण किया, और ये जो सीक्वेंस बनाया वो जो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बात आ रही है कि इस शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करने की बात कैसे की जा सकती है वो बताया कि सबसे पहले आता है नॉलेज, फिर आ जाता अंडरस्टैंडिंग, फिर आ जाता है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये एक सीक्वेंस उन्होंने बताया, किसके अंतर्गत? ज्ञानात्मक पक्ष। अभी अपन समझते हैं ये ज्ञानात्मक पक्ष क्या है। अभी तो हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा समझने का प्रयास एक एक करके करेंगे। अब हम भावात्मक पक्ष की बात करते हैं। तो जो क्रथवाल करके और उनके सहयोगी थे, उन्होंने जो है 1964 में भावात्मक पक्ष को भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया। एक एक करके ये पक्ष डोमेन जो हैं वो डिस्क्राइब हुए हैं। उन्होंने क्या किया? रिसीविंग की बात की, इसमें अनुक्रिया की बात की, अनुमूलन की बात की, वैल्यूइंग की बात की, कंसेप्चुअलाइजेशन की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, कैरेक्टराइजेशन की बात की। इसे मैं समझाऊंगी आपको इसका मतलब क्या है। अभी तो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें भी उन्होंने 6 भाग बताए, और ये भी कैसे हैं? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये ना इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। फिर मैं बात करती हूँ क्रियात्मक उद्देश्य की, जो कि यहाँ पे सिम्पसन करके हैं, वो 1966 में, ये भी कहते ब्लूम्स के सहयोगी थे। इन्होंने जो था वो क्रियात्मक पक्ष यानी एक्टिव डोमेन, जो बात कहेंगे यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन की बात कर रही हूँ, उसमें इन्होंने सहयोग किया। इन्होंने बताया, उद्दीपन की बात कही, फिर वर्किंग की बात की, कंट्रोलिंग की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की, नेचुरलाइजेशन की बात की, और फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स की बात की। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट की बात की। तो इस तरह से उन्होंने भी इसके भी 6 पक्ष बताए। तो आपको अब इतना तो आधार में अपन ने जो बात की कि 3 पक्षों को आधार बनाकर ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, यहाँ पे मस्तिष्क, हार्ट और हैंड तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाया गया और टेक्सोनॉमी को समझाने का प्रयास किया गया। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। ये जो टेक्सोनॉमी है वहाँ पर जो अलग अलग पक्षों की बात करेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, भावात्मक पक्ष क्या है और क्रियात्मक पक्ष। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देख रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसमें मैं ऑर्डर की बात करूँगी। यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया है, जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। सबसे पहले लो लेवल पे नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और ये जो है आपका जो है, ये आप देखिए ध्यान से, ये हायर लेवल है ना। और इसी तरह से मैं यहाँ कहूँगी लोअर लेवल है, इन्हें हायर, यहाँ पे लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन 6 पदों को मैंने आपको लैडर की तरह हैं, एक के बाद एक आपको चलना पड़ेगा। क्या है? जिसमें हमने नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज की बात कर दी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इनको चलिए और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करूंगी ज्ञानात्मक उद्देश्यों का पदानुक्रम। यहाँ पे पदानुक्रम यानी सीक्वेंस समझना पड़ेगा। ये जो हमने सीक्वेंस समझने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नॉलेज में हमने क्या किया, देखिए ध्यान से। नॉलेज को हमने 3 भागों में बांटा। विशिष्ट बातों का ज्ञान, यहाँ पे संसाधन उपायों का ज्ञान, और सार्वभौमिक अमूर्त तथ्यों का ज्ञान। यहाँ समझिए कि इस जो नॉलेज वाला जो सीक्वेंस है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पाठ्य वस्तु है उसमें जो तथ्य हैं, पक्ष हैं, परंपराएं हैं, कसौटियां हैं, विधियां हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, यानी मैंने
बहुत सारी चीजें बात कर दी हैं, उन सबको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए कक्षा में हम क्या करते हैं, इसी तरह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि जिससे कि बच्चा जो है ये सारी चीजों को, कौन सी कसौटियों को, विधियों को, नियमों को, जो तथ्य हैं उन सबको रिकॉल कर पाए, रिकॉग्निशन कर पाए। तो इसी में मैंने सबसे पहली बात की है, जो विशिष्ट बातों को कैसे रिकॉल या रिकॉग्नाइज करेगा, तो पदों का ज्ञान, जब उसे टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होगा तो वो रिकॉल कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसी तरह से नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, उसके द्वारा भी, तब हम यहाँ क्या कर पाएंगे, ये दो चीजें होंगी तब हम विशिष्ट बातों का ज्ञान कर पाएंगे, है ना। अब हम कह रहे हैं कि जब, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं, जब हमारे पास साधनों और उपाय का ज्ञान होगा तब हम क्या हो पाएगा, जैसे हम क्या क्या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, तो हम परंपराओं का ज्ञान को कर पाएंगे, हम क्रम और प्रवृत्तियों का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंस को रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वर्गीकरण या वर्गों का ज्ञान, अब नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइज कर पाएंगे उस चीज को, कसौटियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, नॉलेज ऑफ मेथोलॉजी, तो हमको विधियों का ज्ञान हो पाएगा, उससे हम रिकॉल कर पाएंगे और रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो यहाँ आपने इतनी चीजें समझी। अब थर्ड स्टेप में इसी में ही बात करते हैं, सार्वभौमिक और अमूर्त तथ्यों का ज्ञान। यहाँ पे नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट, इसमें हम क्या कर पाएंगे, नियम तथा सामान्यीकरण का ज्ञान कर पाएंगे, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन। तो इट मीन्स हमने क्या किया, जो पहला स्तर है नॉलेज में, हमने केवल रिकॉग्निशन किया और रिकॉल किया, ठीक है, किस इन सारी चीजों को इसे क्लासिफाई करके अपन ने पढ़ लिया, समझने का एक प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं बोध स्तर पर, है ना। अब यहाँ पे मैं कह रही हूं कि कॉम्प्रिहेंशन इज बेस्ड अपॉन द नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। इफ देयर इज नो नॉलेज देयर विल नो कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिन तथ्यों का, परंपराओं का, या हमने नियम देखे, जितने कभी हमने रिकॉग्निशन किया है, रिकॉल किया है, अब वो बोध स्तर पे उसका हम प्रयास करते हैं, है ना। अब उसके द्वारा क्या करता है, जब विद्यार्थी समझ जाता है तो उन शब्दों का वो ट्रांसलेट कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है, एक्स्ट्रापोलेशन कर पाता है या उल्लेख कर पाता है। इसी तरह से, क्योंकि बेस हमारे पास किसका है, नॉलेज का, उसी के बाद हम आगे की प्रक्रिया में आ रहे हैं। यानी बोध स्तर एक सेकेंड लैडर है, जहां हमने लैडर की बात की थी ना, यहाँ पे ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सेकेंड स्टेप है। हमने अभी इसके पहले नॉलेज को समझा था, तो अभी हमने क्या किया, नॉलेज पे हमने रिकॉल और रिकॉग्निशन किया, फिर हमने बोध पे पहुंच गए भाई। अब बोध में हमको अब अंडरस्टैंडिंग आ गई, हमें चीजों को, हमें नॉलेज होने से अब हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, समझ कर क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, जिसमें हम जो मूर्त है, मूर्त रूप का एक रूप से दूसरे रूप में, अमूर्त स्तर से दूसरे स्तर में, और मौखिक रूप का एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। यानी जो प्रत्यक्ष दिख रही चीजें हैं उसे अप्रत्यक्ष रूप में, अमूर्त रूप में, या जो चीजें छुपी हुई हैं उन्हें हम अब ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, अनुवाद कर पा रहे हैं, हम अब उसकी व्याख्या भी कर पा रहे हैं, अब हम उसका उल्लेख भी करना यानी एक्स्ट्रापोलेशन, अब क्या था, क्या है, क्यों है, यानी अब हम उसके अंदर, हमारे अंदर बोध उत्पन्न हो गया, अब हम उसे जान समझ पा रहे हैं, है ना। तो मैंने यही कहा, बोध के लिए क्या है, नॉलेज जो है वो बेस बनाता है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमने एक और लैडर चढ़ ली, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तीसरी लैडर पर या तीसरी सीढ़ी पर। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रयोग करेंगे।
प्रयोग क्या होता है? जब आपने कोई चीज को समझ लिया, नॉलेज ले लिया, उसका रिकॉग्निशन कर लिया, रिकॉल कर लिया, अब अंडरस्टैंड भी कर लिया कि कैसे क्या है, उसका ट्रांसलेट करना सीख गए, आपने उसकी व्याख्या करना सीख गए। अब आप उसका प्रयोग करने के लिए आप तैयार हैं। आप उसे, उसके जो नियम है, तथ्य, सिद्धांत है, उसे आप अपने दैनिक जीवन में आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ला सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में उसका प्रयोग कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। आप प्रयोग करने से कुछ निदान कर सकते हैं, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, नई सिचुएशन में हम उस चीज का जो हमने याद किया है या रिकॉल किया है, रिकॉग्नाइज किया, अंडरस्टैंड किया, अब उसे हम न्यू सिचुएशन में भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए, प्रयोग। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ये जो बात करेंगे, ये लो लेवल थिंकिंग ऑर्डर थे। ये मैंने 3 की बात की। किसकी? नॉलेज, ये वाला, फिर बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, और एप्लीकेशन, ये लो लेवल थिंकिंग ऑर्डर है। अब हम हायर लेवल थिंकिंग ऑर्डर पे चलते हैं। अब एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस क्या है? जब हम जो है कोई भी चीज़ों को तोड़ तोड़ करके, जब हम उसे उसके बारे में बारीकियों से पढ़ते हैं, उसका क्या संबंध है, किस तरह से संबंध है, उसका क्या नियम है, उसके क्या फैक्ट हैं, है ना। एनालिसिस क्या फैक्ट बेस होती है, क्या सिद्धांत है, उस पर आधारित होती है। तो हम उसे अब समझने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि हमें नॉलेज हो गया था, हमने उसे अंडरस्टैंड कर लिया था, अब हमने अप्लाई करके भी देखा। तो अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे सामने तत्वों का विश्लेषण हो रहा है, संबंधों का विश्लेषण हो रहा है, और नियमों का विश्लेषण, जो कि एनालिसिस के अंतर्गत हो रहा है। अब है ना, हम चीजों को तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर क्या फैक्ट है, क्या रिलेशंस है, क्या प्रिंसिपल्स है। यहाँ इसीलिए विश्लेषण की बात की गई। अब मैं बात करूंगी संश्लेषण की, है ना, सिंथेसिस। जो हमने तोड़ा था, यानी हमने जो जो हमने चीजों को, नवीन ज्ञान को तोड़ तोड़ करके चीजों को समझा था, अब हम उसे जोड़ करके, अलग अलग एस्पेक्ट में जोड़ करके हम अब उसे समझने का प्रयास करेंगे कि नवीन संप्रेक्षण का उत्पादन करेंगे। हमने जोड़ा प्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव कम्युनिकेशन, फिर हम न्यू प्लानिंग इनोवेशन की बात करें, हम नई सिचुएशन में इनोवेटिव प्लानिंग करेंगे। अमूर्त साधनों का समुच्चय का निर्माण करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। यानी कब कर पा रहे हैं? जब हमने पहले के स्टेप कंप्लीट किए हैं। जब हमने क्या क्या किया था? विश्लेषण, प्रयोग, बोध और ज्ञान, यानी ये पद होने के बाद ही हम इस पद पर पहुंच पा रहे हैं, यानी संश्लेषण कर पा रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग कर पा रहे हैं, इनोवेटिव कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। तो यहाँ किस स्तर पे हो रहा है? संश्लेषण। इसी ज्ञानात्मक पक्ष में ही जो मैं मूल्यांकन पे पहुंच गई, ये अंतिम है, ये हायर लेवल ऑर्डर है, हायर लेवल थिंकिंग ऑर्डर है। इसमें मैं क्या करूंगी? 2 तरह से बात करूंगी। एक मैं करूंगी इंटरनल एविडेंस के आधार पर, और एक मैं एक्सटर्नल क्राइटेरिया के आधार पर, यानी आंतरिक साक्ष्य के आधार पर क्या कर रही हूँ? मूल्य निर्धारण कर रही हूँ, और बाह्य कसौटी के आधार पर मूल्य का निर्धारण कर रही हूँ। यानी मैं क्या कर रही हूँ? हर परिस्थितियों के आधार पर, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, मैं दोनों परिस्थितियों, कसौटियों पे, चीजों में मूल्य का निर्धारण, यानी मूल्यांकन करना, इसे को ही कहते हैं कि क्या क्या उसमें हमने पाया, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये सारी चीजों को हम जजमेंट करेंगे। कब कर पाते हैं? जब हम, यहाँ पे फिर समझिए, फिर मैं वहीं लेके चल रही हूँ। यहाँ ये देखिए, मैंने आपसे कहा था मूल्यांकन जो है वो उच्चतम स्तर है, हाईएस्ट लेवल है। कब कर पाते हैं? जब नॉलेज हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, एप्लीकेशन हो, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, अब आता है इवैल्यूएशन। तभी हम जान पाएंगे कि हमने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य बनाए थे यहाँ पे, टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, वो कितने स्तर तक फुलफिल हुए हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ लिए।
अब हम चलते हैं, प्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य। अब एक एक करके अपन फिर से समझ रहे। अब दूसरे पक्ष की बात कर रही हूँ, जो हार्ट से जुड़ा है, इमोशन से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा है, इसे भी समझना जरूरी है भाई, है ना। क्या है ये? सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिसीविंग, फिर लिखा है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग किया, कंसेप्चुलाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन किया और कैरेक्टराइजेशन किया। यहाँ पे भी मैंने जो है यहाँ भी ऑर्डर समझाया। यह है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ उल्टा कर दिया। ये यहाँ पर है असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लैडर की तरह चीज़ें ऊपर जा रही हैं और नीचे आ रही हैं। तो ये स्टेप्स को हमें यही समझना होगा कि क्या होता है आग्रहण यानी रिसीविंग। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जो इसमें मैं चार चीजें समझ रही यहीं पर। आग्रहण क्या होता है? इसका अर्थ है छात्र को ग्रहण करने की इच्छा अथवा ध्यान से होता है ना, कि भाई हमारा ध्यान है कि नहीं। आप जब तक आपका कॉन्शियस यानी चेतना आपको जागृत नहीं करेंगे, आप उस चीज को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपको विलिंगनेस टू रिसीव यानी आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ ग्रहण करने की, और फिर आपको कंट्रोल अटेंशन चाहिए यानी नियंत्रित ध्यान। अभी देखिए मैं आपको जो ये टेक्सोनॉमी समझा रही हूँ, अगर आपकी चेतना होगी, आपको सीखने की इच्छा होगी, आप में अलर्टनेस होगी, तभी आप ये टेक्सोनॉमी को समझ पाएंगे। आप में ग्रहण करने की इच्छा शक्ति होगी, तभी आप इसे ग्रहण कर पाएंगे। और आपका कंट्रोल अटेंशन होगा यानी पूरा का पूरा मेरे साथ अटेंशन होगा, तभी आप इसे क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। आप फर्स्ट स्टेप तभी आ पा रहे हैं। इसी तरह से अब मैं बात करती हूँ अनुक्रिया की। दूसरा स्टेप क्या है? इसके अंतर्गत छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि यह ग्रहण करने के बाद अगली स्थिति होती है, यानी ये हमेशा मैंने जैसे कहा था ना, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी। जब आपने कोई चीज रिसीव कर ली है, तब आप क्या कर रहे हैं, उसे स्वयं करके देख रहे हैं। अनुक्रिया ने रिस्पॉन्ड, आपके अंदर अब प्रतिक्रिया देते हैं। कैसे? तीन स्तर होते हैं कि अनुक्रिया में सहमति पहली बात आ जाता है, और अनुक्रिया के लिए इच्छा होना यानी आपको रिस्पॉन्ड करने की भी इच्छा होना, और अनुक्रिया में संतुष्टि होना यानी आपको जो आप अनुक्रिया दे रहे हो आप खुद संतुष्ट हो कि नहीं अपनी अनुक्रिया से। तो आप अब रिस्पॉन्स देने की सहमति दे रहे हो कि नहीं, सबसे पहली बात आ जाती है। फिर उस इच्छा होना यानी आप मेरी बात समझिए, जैसे आपको मैं समझा रही हूँ टेक्सोनॉमी, तब आपने क्या किया, उसे रिसीव करा, है ना। रिसीव करने के बाद अब आप अनुक्रिया देने के लिए अब तत्पर हो गए, आप अब समझने लगे हैं टेक्सोनॉमी। आपकी अगर सहमति होगी, इच्छा होगी और आप अपनी अनुक्रिया से संतुष्ट होंगे, तब आप रिस्पॉन्ड सीख जाएंगे। इसी में मैं आगे बात कर रही हूँ, अब वैल्यूइंग की बात कर रही हूँ, अनुमूलन की बात कर रही हूँ कि आप इसके भी तीन स्तर होते। कैसे? किसी मूल्य की स्वीकृति देना। अब आपने जो वैल्यू जाना है यानी आपने जो क्रियाएं की हैं, जो आपके परिणाम आए हैं, उसके बाद आपने चीज़ों को देखना समझना शुरू कर दिया है, यानी आपके ये हार्ट से चीज़ें जुड़ी हैं भाई, है ना। आप अनुक्रिया कर रहे हैं, किसे सही समझ रहे हैं, किसे नहीं। तो अब आप पहले हर चीज़ में देखिए स्वीकृति की बात आ जाती है, एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वैल्यूइंग। फिर किसी मूल्य के लिए अधिक लगाओ, आपको देखना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्रेफरेंस फॉर एनी वैल्यू। और वहाँ पे बात करती हूँ प्रतिबद्धता की, कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो बात आती है मूल्यों वाली, कि ये भी पहले ही वही रिसीव करेंगे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। जब आपका दिल जो है रिसीव करने के लिए तैयार था, फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो गया, अब उस चीज का यहाँ पे वैल्यूइंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप अब अनुक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और ये अनुक्रिया कैसी होती है? मूल्यवान होती है। आपके विचार कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं। आप उस चीज का कितना उससे किस मूल्य पर आप उसे स्वीकृत कर रहे हैं, यानी आपका लगाव कितना है। इसीलिए मैंने कहा ना, किस मूल्य के यानी मूल्य के लिए अधिक लगाव, आप उस चीज को किस तरह से एक्सेप्ट करें, आप में वो प्रतिबद्धता कैसी है उस चीज के प्रति। तो ये हो जाता है वैल्यूइंग। अब इसी में
बात करेंगे कंसेप्शलाइजेशन यानी विचार। आपने किसी विचार को कितना मूल्य दिया है उस पर आधारित होता है कंसेप्शलाइजेशन। आपकी एक धारणा का निर्माण होता है, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मैंने सबसे पहले किसी चीज़ को रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर उसी को इवेल्युएट टाइप से किया, वैल्यूइंग दी कि मेरे लिए वो स्वीकृत था कि नहीं, उसमें क्या लगाव था, उसके प्रति मैं कैसा प्रतिबद्ध था, कमिटमेंट था मेरा क्या कि नहीं। उन सारी चीज़ों का बेस से हम क्या कर पा रहे हैं, प्रत्यय का निर्माण, यानी यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग हो रही है। और इससे क्या कर पा रहे हैं हम, जो हमारा फलस्वरूप जो है, जो हमारे मूल्य के संबंध है उनका निर्माण, यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग से अब हम चीज़ों को, अब हमारे पास एक संगठन आ गया, एक कोऑर्डिनेशन आ गया, हमारे पास एक समझ विकसित हो गई है, उस कॉन्सेप्ट विकसित हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंसेप्शलाइजेशन तक आ गए। अब इसी में तीसरी बात करें, जो हमने कॉन्सेप्ट टेक्सोनॉमी में पांचवी बात कर रहे हैं कि अब हम संगठन और व्यवस्थापन की बात करें। जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया उसी को पकड़ के चलिए, जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज द सेम वैल्यूइंग सिस्टम, एक हम हो गया, और टू डिटरमाइन द इंटर रिलेशनशिप इन द वैल्यू, यहाँ पे मूल्यों को अंतर संबंध का निर्धारण करना। यानी अब जो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसे हम किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, किस अनुसार हम उस जो वैल्यू है उसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए साथ में कि वैल्यूइंग की बात कर रहे हैं। वैल्यूइंग में अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो एक समान मूल्य, जैसे एक जैसे जो हमारे वैल्यू है उसे एक प्रणाली में संगठित करना है, एक जैसे एक सिस्टम में उसको संग्रहित कर रहे हैं। कहाँ, जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा उसी के बाद फिर उस मूल्यों को हम क्या कर रहे हैं, उनमें अंतर संबंध का निर्धारण करें कि उनमें और इंटर रिलेशनशिप क्या है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी चीज़ें व्यवस्थित हो जा रही हैं। हम कोई भी कॉन्सेप्ट को, जैसे कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है, तो हम उसे कह रहे हैं कि जब हम एक समान उससे जुड़े और भी जो मूल्य हैं उनको हमने एक प्रणाली के रूप में संगठित कर लिया और उसके जो अंतर संबंध है उसका भी निर्धारण कर लिया। इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जा रहे हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से समझने लग जाते हैं। फिर इसी में आता है चारित्रीकरण। यहाँ पे ये भावात्मक स्तर का भी सर्वोत्तम स्तर है, यही बात आ गई। इसमें भी लेवल जो गए, हायर लेवल पे पहुंच गए। जो छात्रों को मूल्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसे चरित्र का स्थायी अंग बन जाता है। आपने वो जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप में हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। मूल्यों का सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन, सेट ऑफ वैल्यूज एंड कैरेक्टराइजेशन, यही बात आ गई कि चरित्रीकरण करना यहाँ, क्योंकि आपने अब उसे अपना लिया। उस किस रूप में, व्यवस्थित रूप में। यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में आप व्यवस्थित हो गए थे। आपने कोई भी जो मूल्य था, जैसे अपन यहीं वापस चलते, कोई भी जो आपने एक आपका जो भाव था या कॉन्सेप्ट था उसे आपने रिसीव किया, फिर उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, फिर उसको वैल्यूइंग की, क्या उसमें अच्छा था, क्या गलत नहीं था। फिर उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, उसी कॉन्सेप्ट को आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर आपके अंदर अब वो कैसा बन गया, आपके अंदर एक हैबिट बन गई। अब आप उसे भूलेंगे नहीं। उदाहरण के रूप में अपन बात करें कि हैबिट जो फॉर्मेशन है वो एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है। समय में मैं मान सकती हूँ आप जो है 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, आधा दिन, यानी या साल भर, 2 साल, 10 साल, यानी ये डिपेंड करता है सामने वाले में कि वो किस तरह से कोई जो वैल्यू है उसे रिसीव कर रहा है, फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैल्यूइंग कर रहा है, कंसेप्शलाइजेशन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, यानी अब हैबिट फॉर्मेशन। तो ये डिपेंड करता है लर्नर पर। अब
नेक्स्ट इसी में बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष में भी देख लीजिए भाई, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम सबसे पहले स्टिमुलेशन पढ़ेंगे, कार्य करना यानी टू वर्क, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, और इसमें भी आदतों का निर्माण, यानी ये स्टेप्स हैं। ऑर्डर समझ लीजिए और स्टेप्स को समझ लीजिए। अब अपन इसी में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है भाई, मनोशारीरिक पक्ष या यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष क्या है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपन की, यानी जब हम कोई हमारे सामने हम कैसे हम रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलेशन कैसे होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुकरण करते हैं और वह पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ देखिए, आपको कोई टच करता है, जैसे हाथ पे किसी ने टच किया, आपको एक उद्दीपन महसूस होगा, स्टिमुलेशन होगा, आप तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई कुछ समथिंग टच हो रहा है, यानी आपके अंदर अनुकरण होगा और वह पुनरावृत्ति होगा। यानी यहाँ ये दोनों चीजें आपके जो है आपके मस्तिष्क से जुड़ जाती हैं। आपके रिएक्शन कैसे हो जाते हैं, तुरंत क्विक होते हैं उद्दीपन। जैसे हाथों पर चींटी गिरेगी, या तो चींटी काट रही है, या आप तुरंत या दूध से जल जाते, तो एक सहज प्रक्रिया देते हैं कि नहीं, आप तुरंत हाथ हटाने की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी उद्दीपन की बात कर रहे हैं, सहज प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि आप तुरंत एक रिएक्शन देते हैं। आप क्या करते हैं, फिर क्या करना है, टू वॉक, आपको निर्देशों का पालन करना है, फिर चयन करना है और फिर फिक्सेशन करना है कि आपका दिमाग ने जो आपको निर्देश दिए हैं उसका पालन करना है, फिर कैसे करना है वो सेलेक्ट करना है, और फिक्सेशन की बात करें किस तरह से अब उसे स्थिर करना है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे होता है कि कुछ आधारभूत क्रियाएं होती हैं, जैसे उछलना, कूदना। तो हम क्या करते हैं, हम एक आप देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है अब धीरे धीरे सीखता है कि इस तरह से कूदने से हम गिर जाते हैं। तो अब उसके अंदर अपने आप उसके अंदर अब क्रिया करने का, यानी कैसे रिएक्ट करना है, उसमें अब कंट्रोल आने लग जाता है, किस तरह से काम करना है, निर्देशों का वो पालन करने लग जाता है, चयन करने लग जाता है, उसमें फिक्सेशन उत्पन्न होने लग जाता है। इसी बात में आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो क्या करने लग जा रहा है, कंट्रोल करने लग जा रहा है। कंट्रोल में भी कैसे आ रही है, अब शुद्धता आने लग जा रही है, अब पुनः निर्माण करने लग जाता है कि अब कैसे और उसमें सुधार लाया जाए। कंट्रोल में पुनः निर्माण द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, और उसी से क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। कोऑर्डिनेशन में सीक्वेंस, एक क्रमबद्धता आ रही, कैसे हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है, उसमें एक संगति उत्पन्न हो रही है कि किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरह से एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ पा रहा है। अब उस कोऑर्डिनेशन बैठने के कारण अब हमारा वो स्वाभाविकरण बन गया है ना, कार्य करने की एक विशेष शैली बन गया। अब हम इसी तरह से कार्य करते, इसी तरह से उछलते या इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, कार्य विशेष गति से वह ढंग से संपादित करें, ये मेरी शैली। जैसे मैं कार्य करने की मेरी अपनी एक गति है, एक ढंग से संपादित करना, ये मेरा स्वाभाविकरण है और मेरी ये आदत है। सहज क्रियात्मक अंग का संचालन हो रहा है, आधारभूत अंगों का संचालन हो रहा है, और शारीरिक योग्यता मेरी बढ़ रही है, और कौशल युक्त अंगों का संचालन हो रहा है। आदत का निर्माण मैंने समझाया ना आपको कि किस तरह से आदत का निर्माण, तो अब ये मेरी आदत बन गई है, ये मेरा क्रियात्मक पक्ष से जुड़ी बातें हो गई कि इस तरह से मैं रिएक्ट करती हूँ। आई होप आपने टैक्सोनॉमी को समझा होगा और मैंने प्रत्येक बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया है और समझाने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों।